बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, काजी साहब रंगे हाथों पकड़े गए हैं। आज उन्होंने एक फैसले के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हाथ जहां मजबूत किए, वहीं पर हुकूमत वक्त को फ्लोर क्रॉसिंग का जो रास्ता इख्तियार किया जा रहा है और जो प्लान बी हुकूमत कहती है कि अगर फजलुर रहमान ना माने तो हमारे पास काजी साहब की शक्ल में एक प्लान बी मौजूद है, ये भी साबित कर दिया। आज समाअत शुरू हुई और आर्टिकल 63A नजरसानी केस की ये समाअत है। कुर्सियां लग गई, 4 जजेस आकर बैठ गए। जस्टिस मुनीब अख्तर मौजूद नहीं थे और फिर उनकी कुर्सी को जो खाली थी उसे हटा दिया गया। इस केस में जस्टिस मजहर आलम एडहॉक जज को भी शामिल किया गया। ये वो जज हैं जिन्हें लाया ही फौजदारी मुकदमात का बोझ कम करने के लिए गया था, लेकिन यहाँ अहम आईनी केस में उन्हें शामिल किया गया। आपको याद है ना कि ये थकते नहीं थे हुकूमत और इनके प्यार करने वाले कि जनाब आप किसी तरह एडहॉक जजेस को लाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केसेस का बर्डन है इसे कम किया जा सके। लेकिन ये फौजदारी मुकदमात इन्होंने क्या सुनने थे। आज उन्हें एक वारदात और एक चोरी के तहत, एक साजिश के तहत इन्हें इस बेंच में बिठाया गया ताकि काजी साहब के साथ जो है वो इजहार यकजहती और उनके फैसलों के साथ खड़े होने वाला कोई मौजूद हो। और जस्टिस मजहर आलम को आज इस बेंच में शामिल किया गया। अगर आप जो कंपोजिशन ऑफ जजेस है इस वक्त, जो दस्तयाब जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उसमें जस्टिस अतर मिल्ला हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस मंसूर हैं और बहुत सारे जजेस मौजूद हैं जिन्हें शामिल नहीं किया गया। और 8 जजेस चूंकि हुकूमत और उनके प्यार करने वालों की सेहत के लिए सही नहीं है, मुज़र सेहत हैं, लिहाजा उन्हें इस बेंच में शामिल चीफ जस्टिस ने नहीं किया। चीफ जस्टिस क्या कहते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में? एक तासुब था, एक जहर था, एक नफरत थी और एक सहूलतकारी की जुबान हमने जस्टिस काजी फैज़ ईसा की आज सुनी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज मुकदमात की समाअत की, वो टी रूम में भी मौजूद थे। उनका आज की समाअत में शामिल ना होना उनकी मर्जी थी। हम कल दोबारा इस नजरसानी केस की समाअत करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर कल की समाअत में शामिल होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मुनीब ने एक खत लिखा है। खत के मुताबिक कमेटी ने बेंच तश्कील दिया। कमेटी की तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। मेरे खत को नजरसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर के खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने इख्तलाफ राय की हमेशा हौसला अफजाई की है, ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रवायत नहीं है। जस्टिस मुनीब का खत अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बन सकता। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। जस्टिस मुनीब ने अगर खत लिखकर काजी साहब अगर आपकी शान में कोई गुस्ताखी की है तो इससे पहले आप भी खतों वाली सरकार के नाम से मशहूर थे। आप खत लिख लिख कर जस्टिस उमरता बंदयाल के हवाले से पाकिस्तान की आवाम को बताते रहे कि ये किस किस्म का जज है और किस किस्म की सहूलतकारी कर रहा है। हालांकि उमरता बंदयाल ये वही जज हैं और इनके साथ भी और जजेस भी शामिल थे जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने में अहम किरदार अदा किया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और दीगर जो मामलात हुए, उस वक्त हुकूमत को ये जज बहुत पसंद आए, लेकिन बाद में जब आपकी मर्जी के फैसले नहीं आ रहे थे तो आपने उन्हें तरह तरह के नाम भी दिए। और फिर मरियम उनके नाम रोज़ाना की बुनियाद पर रखती थी कि इसने अपनी शक्ल देखी है। जस्टिस एजाजुल हसन के बारे में उन्होंने कहा। तो अगर आज आप ये कह रहे हैं कि जनाब ख़त को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, ये आपका अपना बुग़्ज़ है जो आप बाकी जजेस और जो सहूलतकारी कर रहे हैं, ये इसकी एक ज़िंदा मिसाल है और पाकिस्तान की अवाम ने आज आपकी सहूलतकारी को खूब देखा। व्यूअर्स, 63A का मुकदमा बड़ा अहम है और कमेटी का इजलास दोबारा बुलाया जाएगा। अगर जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल नहीं होंगे तो नया बेंच तश्कील दे दिया जाएगा, ये भी उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा है। अब अली ज़फ़र का इतराज़ है जी, और इमरान खान के वकील हैं जी बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। उन्होंने 3 की बजाय कमेटी के 2 जजेस के 63A नजरसानी केस मुकर्रर करने पर इतराज़ उठा दिया है। और वो ये कहते हैं कि जब ऑर्डिनेंस में लिखा है कि कमेटी में 3 मेंबर होंगे तो 2 मेंबर्स कैसे बेंच तश्कील दे सकते हैं। हमारी नज़र में 2 रुकनी कमेटी बेंच तश्कील देने का फैसला नहीं कर सकती। जिस तरह 5 रुकनी बेंच का एक मेंबर ना होने की वजह से समाअत नहीं हो सकी, इसी तरह 3 रुकनी कमेटी के एक मेंबर की अदम मौजूदगी में बेंच तश्कील नहीं दिया जा सकता। याद रखिएगा
कि ये जजेस कमेटी का मामला ऐसा नहीं है कि 2 जज बैठे हुए हैं तो कमेटी खेलेंगे, बल्कि जो फॉर्मेशन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो इन्हीं का बनाया गया है, ये लोग उसे भी फॉलो नहीं कर रहे, यानी उसकी फॉर्मेशन पूरी होना बहुत ही ज़रूरी है। ये भी नहीं हो सकता और कहीं नहीं लिखा कि किसी की अदम मौजूदगी में आप तीसरे जज को जो है वो शामिल कर लेंगे। अब ये भी देखना होगा ना कि जो दरख्वास्त बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की तरफ से दायर की गई, काजी साहब इसे अर्जेंट तौर पे लगाते हैं या नहीं लगाते, ये कल पहले वो समाअत करेंगे, पहले वो कत्ल करेंगे, बाद में इंसाफ का कत्ल होगा और बाद में जो है इस बात का फैसला होगा कि कत्ल सही था या गलत था। फिर अली ज़फ़र ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी कहा कि 3 जजेस के बेंच में एक रुकन नहीं बैठ रहा तो क्या 2 जजेस फैसला कर सकते हैं? कमेटी तभी बेंच बना सकती है जब तीनों अराकीन मौजूद हों। जस्टिस मुनीब अख्तर ने शायद इसी नुक्ते पर इतराज़ किया और लोइटाइज़म यानी हाउस ट्रेडिंग के ज़रिए मेंबरान पार्लियामेंट वोट बेचकर हुकूमत बनाते थे और गिराते थे, इसको रोकने के लिए 63A आर्टिकल बनाया गया, जिसमें 5 रुकन की बेंच ने फैसला दिया कि जो मेंबर पार्टी इजाज़त के बगैर वोट देगा वो नाअहली भुगतेगा, और वो ये फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर लिख चुके हैं। अगर 3 रुकनी मुकम्मल कमेटी ना बैठी तो फिर फुल कोर्ट फैसला करेगा कि आगे हमें कैसे चलना है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी बाकायदा तौर पे जस्टिस मंसूर ये बात कर चुके हैं कि एक ऑर्डिनेंस आया, आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिए फुल कोर्ट को बिठाया और फिर फुल कोर्ट ने इस बात का फैसला किया कि क्या वाकई जजेस अपने इख्तियारात, जिस तरह से उंगली उठाई जाती है, उसे तकसीम करना चाहिए, ख़ासतौर पे चीफ जस्टिस के इख्तियारात, जो 1 मैन शो था, जो एक बंदा अपनी मर्जी को पूरी अदालत पर और पूरे पाकिस्तान पर जो है वो मुसलत करता है, तो क्यों ना हम ये इख्तियारात को 3 जजेस की कमेटी में तकसीम करते हैं। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि उस वक्त काजी साहब हमें ये भाषण देते हुए नज़र आए कि मैं अपने इख्तियारात को अगर तकसीम कर रहा हूँ तो आपको इसमें क्या मसला है। लेकिन आज काजी साहब ने ये इख्तियारात अपने पास रख लिए और एक तरह के सेट जो जजेस हैं, ये जो जहन है जिन जजेस का, आपने उन्हें इस जो बेंच है उसमें शामिल करके एक मखसूस किस्म का बेंच बनाया ताकि मखसूस किस्म का फैसला जो है हासिल किया जा सके। अगर हम उनकी नीयत को साइड पर भी रखते हैं तो कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर जस्टिस काजी फजीसा 2 मेंबरान के ज़रिए बेंच नहीं बना सकते। उन्हें या तो ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखना है या फिर इसके साथ साथ आप उस जज को दोबारा बुलाएं या उस कमेटी को दोबारा बिठाएं जो इसका हिस्सा थी पहले। जब तक नए ऑर्डिनेंस के ऊपर फुल कोर्ट का फैसला नहीं आता, कोई भी कमेटी जो है वो अपना काम नहीं कर सकती। अगर हम उस हुकूमती फैसले को साइड पर भी रख दें, एक जज कमेटी के अंदर नहीं बैठ रहा, उसके सवालात हैं, आईनी सवालात हैं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे, बल्कि आपने डिक्टेटरशिप का रास्ता इख्तियार करते हुए जो बात आप माजी में उमर अता बंदयाल के हवाले से करते थे, आज आपने भी वही काम किया। और उनके बारे में तो सिर्फ शक था, लेकिन आपने करके दिखाया कि डिक्टेटरशिप किसे कहते हैं। ये मेरी अदालत है, यहां पर फैसले भी मेरी मर्जी से होंगे, इंसाफ और कानून को हम नहीं मानते। काजी साहब ने की तरफ से जो ऑर्डर ऑफ द डे है, आज ये साबित कर दिया। व्यूअर्स, आईनी बहरान पैदा हो चुका है। अली ज़फ़र ये भी कहते हैं कि फुल कोर्ट बैठकर फैसला करेगी कि क्या करना है, क्योंकि 2 मेंबर्स 3 मेंबर्स का फैसला नहीं कर सकते। आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत कल तक मुलतवी हुई है। अब काजी क्या चाहता है, व्यूअर्स, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि जस्टिस मुनीब अख्तर आए या ना आए, काजी जल्दी में है। काजी हर सूरत कल बेंच बनाकर हुकूमत को स्टे दे देगा ताकि फ्लोर क्रॉसिंग की राह हमवार हो सके। काजी को यह भी इल्म है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने केस सुनने से इनकार नहीं किया, ना ही केस से खुद को अलग किया, सिर्फ कमेटी के जरिए बेंच की तश्कील पर एतराज़ किया है। वो अब भी केस सुनना चाहते हैं, लेकिन काजी उनको तहफ़्फ़ुज़ात जो उनकी तरफ से दिए गए उनको दूर करने की बजाय उन्हें ही इस बेंच से अलग कर देगा। ये कल आप देख लेंगे। इसके साथ साथ व्यूअर्स, मैं आपको जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक ख़त लिखा है, इसके कुछ मदरजात भी आपके सामने रख देता हूँ। और इस ख़त के अंदर उन्होंने क्या कहा। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बेंचेस की तश्कील पर सीनियर जजेस ने ख़त में आइनी सवालात उठाए हैं और चीफ जस्टिस काजी फजीसा अब बेंच के सरबराह क्यों हैं और क्यों बनाए गए, इस पर वजूहात सामने नहीं आई, यानी जवाब नहीं दिया गया। गुज़श्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज सरबराही में बेंच तश्कील देने की राय दी। 63A नजरसानी केस आज 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। इसमें यह भी लिखा गया, चीफ जस्टिस ने अपने ख़त में आइनी सवालात का जवाब हमें नहीं दिया।
یہ اس خط میں لکھا گیا ہے جو منیب اختر نے چیف جسٹس کو لکھا۔ افسوس کی بات ہے چیف جسٹس کے خط پر ایک میم چلی، جسٹس منیب اختر نے اس میم کا بھی ذکر کیا جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس جج کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بنائی جا رہی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جواب میں سینئر جج کو خط لکھا۔ 23 سپتمبر کی ججز کمیٹی میں ترمیمی آرڈیننس کے تحت اسے تشکیل دیا گیا اور ترمیمی آرڈیننس کے تحت بینچز کی تشکیل پر سینئر جج نے خط میں جو آئینی سوالات اٹھائے اس کے اوپر اب دیکھنا ہی ہوگا کہ جواب آتا ہے یا پھر جواب ہی سمجھا جائے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو خبر فلیش کر رہی ہے اس کے مطابق یہ ملک کا سب سے سنگین قسم کا آئینی بحران جو ہے پاکستان میں شروع ہو گیا ہے۔ اس کا ایک واحد حل ہے کہ فل کورٹ بلا کر تمام ججز کی رائے کو سامنے رکھ کر اس فیصلے کو آپ حتمی شکل دیں۔ اگر آپ نے فل کورٹ نہیں بلایا اور کمیٹی کھیل کر یعنی 3 ججز جو اس آرڈیننس کے تحت ہونا ضروری ہیں ان میں سے ایک جج کم ہو گیا اور پھر آپ نے اپنی مرضی کو شامل کر لیا تو آپ اور آپ کی مرضی یہ مل کر بینچ نہیں بنا سکتے۔ اس کے اوپر آپ کو جواب دینا ہوگا، آج آپ دیں کل جواب دیں۔ لیکن ویورز اس میں جو پاکستان کی وکلا برادری ہے اس کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ وکلا برادری یہ 300 جو وکیل ہیں جنہوں نے خط لکھا یہ جائیں قاضی صاحب کے چیمبر میں اور وہاں پہ دے دیں دھرنا اور کریں سوال کہ قاضی صاحب جب تک آپ اس کرسی پر اپنے آپ کو الگ نہیں کرتے اور جس طرح سے آپ بینچ بنا رہے ہیں ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے اور اس وقت تک آپ کے چیمبر کے باہر سے نہیں اٹھیں گے جب تک آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ ویورز اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ یہ جج اپنی مرضی یہ اور اس کی مرضی یہ دونوں جو ہیں وہ بینچ بنا رہے ہیں، تو اس جج اور اس کی مرضی کو دیکھنا ہوگا اور پاکستان کی وکلا برادری کو آگے آنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے آج نہ اپنی آواز بلند کی، ہم تو روز اپنی آپ لوگوں کی آواز بنتے ہیں، پاکستان کی آواز بنتے ہیں، آپ کے سامنے حقائق لے کر آتے ہیں، لیکن اگر آپ نے پاکستان کے اندر وکلا برادری نے آگے بڑھ کر قاضی کا ہاتھ نہ روکا تو اس ملک کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے جسے میں ہمیشہ سویا ہوا محل کہتا تھا یہ ایک کھنڈر بن جائے گا۔ اس کھنڈر کے اندر انصاف نہیں بلکہ تاریخ ملے گی اور صرف انصاف VIP لوگوں کو ملے گا جن کے لیے ایک الگ عدالت جو ہے بنائی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اندر 2 عدالتیں بننے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب بھی ملک کے اندر ماشاء اللہ کی بات ہوگی نا تو آئینی عدالت میں قاضی صاحب بیٹھے ہوں گے ایسے سچ کے، اور ایمرجنسی کی بات ہوگی تو قاضی صاحب وہاں پر بیٹھ کر فیصلے کریں گے۔ پاکستان میں PCO ججز کے اندر کیا مسئلہ تھا آپ کو یاد ہے؟ 60 ججز کو گھر بھیجا گیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم اس PCO کے تحت حلف نہیں اٹھائیں گے، چونکہ وہ ایک ماشاء اللہ ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا تھا۔ مشرف نے PCO جو ہے وہ لے کر آیا اور تمام ججز کو کہا کہ آپ حلف لو، لیکن 60 ججز نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم کسی صورت بھی حلف نہیں لیں گے، گھر چلے جائیں گے، گھر چلے گئے۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ جو ڈوگر کورٹس بنی انہوں نے پاکستان کے اندر ایک آئینی کور مہیا کیا مشرف کو، اس کے فیصلوں کو، اور پھر جو کچھ اس ملک کے اندر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اگر آج 2 عدالتیں بنتی ہیں تو قاضی صاحب اپنے 5 ججز کے ساتھ مل کر وہ آئین جسے یہ اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کر پیش کرنا چاہتے ہیں اس آئین کے اندر روزانہ فیصلے دیں گے اور سپورٹ کریں گے حکومت کے ہر غیر آئینی اقدام کو۔ عام آدمی کبھی بھی پاکستان کے اندر انصاف کو یقینی نہیں بنا سکے گا اور یہ مسئلہ جو ہے اب ہمیں ہوتا ہوا پاکستان کے اندر نظر آ رہا ہے۔ صرف ایک حل ہے کہ لوگ آگے بڑھیں اور جو وکلا برادری ہے ان کا کردار پہلے سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا۔ 2007 والے حالات جی آج بھی ہیں اور آج بھی پاکستان کے اندر یہی حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ایک ایسی عدالت بننے جا رہی ہے جس کا آئین اور قانون سے تعلق نہیں بلکہ یہ مارشل لا کورٹ ہوگی، یہ قاضی کورٹ ہوگی جو پاکستان کی جمہوریت کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اس جمہوریت کو اگر آپ نے بچانا ہے تو وکلا کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ یہ 300 نہیں بلکہ 30,000 3 لاکھ اور یہ نمبرز بڑھنے چاہیے اور قاضی صاحب کو کام کرنے سے روکا جائے، اور تمام ججز کو جب تک قاضی صاحب جو ہیں وہ اپنی کرسی سے اٹھ نہیں جاتے، گھر نہیں چلے جاتے، کام کرنا روک دینا چاہیے۔ اور پاکستان کے اندر تمام ججز کو بھی جو سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر اس وقت سب کچھ غلط ہو رہا ہے کام چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اب اگر وکلا برادری آگے نہیں آئی، پاکستان کی لارڈ جوڈیشری ہائی کورٹس کے ججز سامنے نہیں آئے، کیونکہ اگر آپ فیصلوں کو دیکھیں نا جو قاضی صاحب نے ہائی کورٹ کے بارے میں کیا لکھا، یہ جی الیکشن ٹریبونل کا فیصلہ ایک تو کالعدم قرار دیا گیا اور سپریم کورٹ نے پنجاب میں الیکشن ٹریبونل کیس کا فیصلہ جو محفوظ کیا یہ سنایا۔ اب غور کیجئے گا اس فیصلے میں ہائی کورٹ کی نظیر کو اور فیصلوں کو کیا کہا جا رہا ہے۔
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इत्तफाक करते हुए एक इजाफी नोट भी लिखा। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुत्तफिका फैसला जारी किया जिसमें कहा गया कि हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात ना होने को मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात ना होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला कभी ना करते, यानी मुलाकात की अहमियत बढ़ गई, आइन और कानून की अहमियत नहीं है। ये वही मुलाकात है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन को मिलना चाहिए चीफ जस्टिस से, और उनके चैम्बर में जाकर मिले भी, और फिर उसके बाद ये फैसले आना शुरू हुए। तनाज़ा जब आइनी इदारे से मुतल्लिक हो तो मुहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। यूं एक बार फिर इलेक्शन कमीशन की सुनी गई, यानी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हाई कोर्ट का फैसला किसी फोरम पर आप पेश नहीं कर सकते। आपने आइन का जो प्रेसिडेंट, जो कानून का प्रेसिडेंट है, आपने उसे तब्दील करके रख दिया। एक बार फिर जी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की सुनी गई है, और अब इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से रिटायर्ड 4 जजेस लगाएगा और हुकूमत के चुराए गए मैंडेट को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। जो डॉक्यूमेंट आया है इसके मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद को सारे इदारों से बालातर समझते हुए वो 4 जज निकाल दिए जो हुकूमत को ख़तरा साबित हो सकते थे, और जो सीटें हैं वो पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनकी उड़ा सकते थे, और इन 4 जजेस को रखा गया जो कि हुकूमत के लिए अब एक ख़तरा बनेंगे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस, जो आपको याद है कि एक जज हाई कोर्ट के थे जिन्होंने कहा कि आप जाकर फॉर्म 45 जो है वो जमा करवाएं, लेकिन उन्होंने फॉर्म 45 जमा नहीं करवाए। फिर आगे क्या हुआ, सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वक्त मांगा और लाहौर के इन 2 जजेस ने उन्हें 3 दिन का वक्त दिया। उसके बाद ये पूरे का पूरा खेल जो है पाकिस्तान के अंदर ऑर्डिनेंस और दीगर आइनी पैकेज के ज़रिए जो है वो शुरू हो गया। फिर मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि खान साहब की ज़मानत का ये मामला है और तोशाखाना 2 केस के अंदर, और खसूसी अदालत के जज हैं शाहरुख अर्जुमंद ने इस पर समाअत की है। इमरान खान और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने दलाइल सुनने के बाद ये फैसला सुनाया। इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत जो है वो खारिज हो गई। और ये जो मामला है ना, जहाँ तक ज़मानत खारिज होने की बात है, तो ये तो होनी थी। ट्रायल कोर्ट की तारीख रही है कि किसी जज में इतना दमखम नहीं कि वो इमरान खान की ज़मानत जो है वो मंजूर करता। व्यूअर्स, अली अमीन गंडापुर ने एक गुफ्तगू की है और वो ये कहते हैं कि फॉर्म 47 पर आई गैर जमहूरी हुकूमत आइनी तरमीम से आइन को तबाह कर रही है। जहां हमें एहतजाज करने के लिए जाने का हुक्म मिलेगा हम ज़रूर जाएंगे। ये आंसू गैस के शेल गोलियां चलाने लगे हैं। उन्हें समझ आ जानी चाहिए कि गोलियां हमें लेट कर सकती हैं लेकिन मकसद से हटा नहीं सकती। उस्मा बुखारी, तुम कहती हो कि खैबर पख्तूनख्वा में जाकर जलसे करोगी, पंजाब में ना करो तो तुम्हारी वज़ीर-ए-आला का बाप भागकर लंदन चला गया और ये पंजाब में जलसे करती थी, इसे तो किसी ने नहीं रोका। और टीवी पर बैठकर ड्रामे करने से कुछ नहीं होगा। रास्ते खुले हैं, रुकावटें नहीं थी, कौम अंधी नहीं। कुछ चैनल्स को तो ज़बरदस्ती बंद करवाया जा सकता है, लेकिन लोगों ने अपने जो आंखों से देखा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने जो दिखाया, आप इसे किस तरह से बंद करेंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर काजी साहब जहां पर यानी तरमीम कर रहे हैं, यानी तरमीम करने के मुताबिक है ना कि आप हुकूमत के हाथ मजबूत करें और आइनी तरमीम का एक रास्ता हमवार करें। वहीं पर ना शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो अली अमीन गंडापुर हैं उनके लिए कुछ मशवरे जो हैं वो उन्हें दिए। वो ये क्या कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी अली अमीन गंडापुर को ज़ुबान एहतियात से इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्होंने मशवरा ये दिया कि फ़ैसला नेक नीति से किया जाता है, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि कबायलियों को हकूक़ से महरूम रखा जाएगा। सियासी जमातें कमज़ोर हैं, मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा, सियासी जमातों को दुश्मनी दूर करनी चाहिए। 35 साल मुस्लिम लीग नून में एक सोच के साथ था, नवाज शरीफ के साथ पुराना ताल्लुक़ है, उनका एहतराम करता हूँ। पंजाब और वफाक में जो कुछ हो रहा है उनके खाते में जाता है। उनको खुद देखना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है क्या मुल्क के मफाद में है। अंधेरे में होने वाली आइनी तरमीम हमेशा मुल्क को नुकसान पहुँचाती हैं। और अली अमीन गंडापुर वज़ीर-ए-आला हैं, उनको बड़ी एहतियात से ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आला की कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। ये जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात की है ना व्यूअर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज नवाज शरीफ साहब कहाँ पर हैं। एक इतना बड़ा पैकेज आ रहा है, लोग आकर मिल रहे हैं, यानी बिलावल जरदारी आकर अगर फजलुर रहमान को मिलने की कोशिश कर रहा है तो नवाज शरीफ साहब कहाँ पर हैं। मेरी इतलात व्यूअर्स ये है कि नवाज शरीफ साहब ने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्हें भी बताया गया कि किस तरह से हम एक नई अदालत बनाकर पाकिस्तान के खैर खाहों को और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को मजबूत करने जा रहे हैं। और अगर वो मजबूत हो गए तो कल को हम 2/3 अक्सरियत
کبھی بھی حاصل نہیں کر سکیں گے اور کوئی جماعت حاصل نہیں کر سکے گی اور ان ترامیم کو کبھی بھی ریورس نہیں کیا جا سکے گا۔ تو یہ باؤ جی کے باقاعدہ طور پہ کنسرنز ہیں، لیکن باؤ جی کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر میں نے اپنی آواز کھولی تو پنجاب میں میری بیٹی کی حکومت، جس کا کریئر جو ہے ابھی سٹارٹ ہی ہوا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کیسز کھلیں گے، ہمارے خاندان کے اوپر شب خون مارا جائے گا۔ اسی لیے شہباز شریف کو کرسی پر بٹھایا گیا، نواز شریف کرسی پر موجود نہیں ہے۔ پھر جی آج کی نشست تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔